दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक बार फिर आज उपस्थित है हम नए वीडियो के साथ। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था एसर्टिव सेंटेंस के नरेशन को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। यानी एसर्टिव सेंटेंस, जिसको आप स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उस प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। उसके बेसिक रूल की चर्चा कर चुके हैं, कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और बेहतर हो कि अगर आप नहीं देखे हैं और नरेशन के बारे में आपको कम जानकारी हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर आप इसको देखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे नरेशन की ही। नरेशन को आगे ले जाते हुए हम क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस को, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। आप जानते हैं कि क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं WH क्वेश्चन और दूसरे को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। WH क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसकी शुरुआत किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। तो जिस क्वेश्चन की शुरुआत इन क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो वो WH क्वेश्चन कहलाता है। जैसे कि हम बोले कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर से शुरू हो रहा है, ये WH क्वेश्चन है। वाई आर यू रीडिंग दिस बुक, आप इस किताब को क्यों पढ़ रहे हैं, तो वाई आर यू रीडिंग, वाई से शुरू हो रहा है, वाई एक क्वेश्चन वर्ड है और ये WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। उसी तरह हाउ आर यू, ये भी एक WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत, इस प्रश्न की शुरुआत हाउ से शुरू हो रहा है। हाउ एक क्वेश्चन वर्ड है। तो आप समझ गए होंगे कि WH क्वेश्चन उस क्वेश्चन को कहते हैं जिसकी शुरुआत किसी न किसी तरीके से कोई क्वेश्चन वर्ड से होता है। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को, जिसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, वो उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, वो सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जैसे आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आर से शुरू हो रहा है, आर एक हेल्पिंग वर्ब है और इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। जैसे डिड यू ईट योर फूड, क्या आपने अपना भोजन कर लिया, तो डिड से शुरू हुआ, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये यस नो क्वेश्चन है। या दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिन प्रश्नों का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे अगर हिंदी में बोलें क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ या ना, आर यू रीडिंग, यस और नो। तो ऐसे प्रश्न जिसके जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन कहलाता है। WH क्वेश्चन का सीधा जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं, उसको आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यस नो आप नहीं कह सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। आज जो हम लोग नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे वो सिर्फ यस नो क्वेश्चन का सीखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम WH क्वेश्चन को लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में देखा कि एसर्टिव सेंटेंस में जो रूल अप्लाई होते हैं ऑलमोस्ट सब वही रहता है। इसमें जो कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाता था एसर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल में, और उसके बदले में डैट लिखते थे, यहाँ पे डैट का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटेगा। उस सभी प्रकार के नरेशन में कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, वो एसर्टिव सेंटेंस की बात नहीं है। सभी प्रकार के सेंटेंस में जहाँ भी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाता है। कंजक्शन में फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे इसमें डैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ या वेदर, डैट की जगह इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, वह भी यस नो क्वेश्चन में। और जो निकटवर्ती शब्द होते हैं दूरवर्ती में बदल जाते हैं। बाकी जो चीज़ें टेंस वाले रूल जो अप्लाई होते हैं, चेंज ऑफ टेंस वो होते हैं। चेंज ऑफ पर्सन का जो रूल था उसमें बताया गया था, वो भी यहाँ अप्लाई होता है। इसमें एक खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट नरेशन में, जैसे इस एग्जाम्पल में देखें तो आर यू कमिंग हेयर टुडे, ये यस नो क्वेश्चन है क्योंकि आर से शुरू है। इसमें कोई भी WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल ये नहीं है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये यस नो क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का जवाब यस नो में दिया जा सकता है। जैसे आर यू कमिंग हियर टुडे, क्या आप आज यहाँ आ रहे हैं, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं हाँ या ना, तो ये यस नो क्वेश्चन है। क्लियर। इसमें क्या करना है कि सभी जो पूर्ववर्ती रूल आपको बताया गया, जो भी पहले वाले वीडियो में जो रूल बताया गया, सभी यहाँ एप्लीकेबल होगा। खास बातें इसमें क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का होता है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब,
और बाकी चीज़ें जैसे होता है। एसर्टिव सेंटेंस क्या हो जाता है कि एसर्टिव सेंटेंस को जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। ये स्ट्रक्चर में अंतर होता है। दोनों प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यही अंतर होता है, यानी एसर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में। तो जब हम इंट्रोगेटिव प्रकार के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पहले उसके स्ट्रक्चर को जो इंट्रोगेटिव में है उसको चेंज करके हम एसर्टिव में बदल ले आते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एसर्टिव में चेंज करेंगे। आर यू कमिंग हेयर टुडे को कर देंगे यू आर कमिंग हेयर टुडे, तो बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, जो रूल है वो वैसा ही होगा। अब देखिए इसमें हमने ये बताया था आपको कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होते हैं और उसमें जो भाव होते हैं उस भाव को रिप्रेजेंट करने वाले कोई वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, ये सेड भी टू में है, इसका टेंस नहीं बदलता है लेकिन इसके वर्ब को हम बदल सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में आए भाव उसके अर्थ के अनुसार जो इसके भाव को बेहतर ढंग से प्रकट करे वैसे वर्ब यहाँ पे हम ला सकते हैं। और तो जैसे जो जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं उसको जनरली आस्क्ड, इंक्वायर इनटू, जो पूछने वाले क्रिया हो जिससे ये पता चलता हो कि वो पूछताछ कर रहा हो, जानने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसे वर्ब। तो यहाँ पे हम जनरली सेड को आस्क्ड करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी आस्क्ड हर फादर, हर फादर। इस वाले हिस्से में कोई चेंज नहीं लाते हैं, चेंजिंग नहीं लाते हैं, सिर्फ यहाँ पे भाव में चेंज ला सकते हैं लेकिन इसके टेंस नहीं बदलता है। ये V2 है, यहाँ भी आस्क्ड लिख करके V2 लिखे, लेकिन ये आस्क्ड मीन्स कहना और पूछना होता है। ये पूछने के सेंस में यहाँ पे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पे पूछने वाला वर्ब जो है वो यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे जो असर्टिव सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते थे, इसमें भी हट जाएगा और इसके जगह कंजक्शन वहाँ पे डैट का इस्तेमाल करते थे, या वहाँ पे इस जगह पे डैट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़। अब ये स्ट्रक्चर चेंज होकर के ये हो गया यू आर कमिंग हेयर टुडे। और इसके बाद तो आप बनाए हुए हैं असर्टिव सेंटेंस का, आप नरेशन बना चुके हैं, बस जो रूल वहाँ पे अप्लाई किए थे अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले यू है, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ये है तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा हर फादर। हर फादर थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में है, इसके लिए हम प्रोनाउन ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ इस सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर फादर, कोई पुरुष है तो यहाँ पे लिखेंगे ही। सी आस्क्ड हर फादर इफ ही। अब यू आर है, आर यहाँ पे है तो आर जो है चेंज हो जाता है वाज वर्ब में। जो सिंपल प्रेजेंट का वाक होता है वो सिंपल पास्ट में, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक होता है वो इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा और इसकी जगह वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो ही के साथ वाज लिखते हैं तो लिख देंगे वाज। सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वाज कम गो हो जाता है तो यहाँ पे लिख देंगे गोइंग। हेयर को चेंज कर जाते हैं देयर में, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। टुडे हो जाता है डायरेक्ट डे, डायरेक्ट डे लिख देंगे। और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन चुका है, ये डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये बन चुका है। सी आस्क्ड हर फादर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके इफ का इस्तेमाल किए, डेट का इस्तेमाल नहीं होता है। ये असर्टिव सेंटेंस बन गया है इंट्रोगेटिव से। तो यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, हर फादर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में तो इसकी जगह ही लिख दिए। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो ही वाज गोइंग कम हो जाता है गो में, हेयर देयर में, टुडे डायरेक्ट डे में। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं और इसके बाद आप कुछ और आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए इसको, माई
माई फ्रेंड सेड टू मी, ये प्रश्न है, तो सेड को हम क्या करते हैं, आस्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड आस्ट मी, कोमा, ये इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे और इसकी जगह डैट का जो इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे डैट नहीं, इफ़ या वेदर, इफ लिख दिए। अब देखिए डिड यू रीड दिस बुक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और जब इसको एसर्टिव बनाएंगे तो ये डिड हट जाएगा और ये V2 हो जाता है। अभी ये V1, V2, V3, ये रीड का तीनों फॉर्म एक ही जैसा होता है, तो यहाँ पे डिड है, इसका मतलब ये V1 है अभी। लेकिन जब इसको एसर्टिव बनाएंगे तो एसर्टिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और V2 होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये, क्योंकि ये हम नरेशन बना रहे इंट्रोगेटिव का नरेशन बनाने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के स्ट्रक्चर को चेंज कर करके एसर्टिव से इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बनाना होता है। तो ये अभी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब आगे है। हमको जब इसको जब हम एसर्टिव में बदलेंगे तो इसका इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, सब्जेक्ट V2, तो ये सब्जेक्ट है और ये V2 ऑलरेडी है, क्योंकि लिखने में इसी तरह लिखते हैं V1, V2, V3 को, सिर्फ पढ़ते हैं अलग तरीके से, इसको रेड पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, यू रेड दिस बुक। अब इफ लगाने के बाद यू रेड दिस बुक को हम चेंज करेंगे टेंस के अनुसार। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। यू देखिए सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। और इसको जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हैड। V3 ऑलरेडी ऐसा ही लिखा जाता है, इसको रेड पढ़ते हैं। इफ आई हैड रेड दिस बुक को हम चेंज करेंगे, दिस हो जाएगा डेट में, अब बुक ही रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। माई फ्रेंड सेड टू मी, डिड यू रीड दिस बुक, क्या तुमने यह किताब पढ़ी है। अब ये चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, माई फ्रेंड आस्क्ड, सेड को आस्क्ड में कर दिए। ये अब भी V2 है और यहाँ भी V2 है, इसके टेंस को नहीं चेंज करते हैं, लेकिन इसके वर्ब को चेंज करते हैं, क्योंकि ये सभी ये इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल है, इसमें कुछ पूछा गया है, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया, और इसकी जगह डैट का इस्तेमाल ना करके इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करता है, तो हम यहाँ पे इफ़ लिख दिए। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका पर्सन चेंज होता है लेकिन उसका केस चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ये चेंज होकर के मी यहाँ पे आई में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी भी सब्जेक्टिव केस में आई हो गया। आई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है, अब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैड रेड दिस चेंज हो जाता है डैट में, डैट बुक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रही है बात, और कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए बुक से और इसको बनाइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और फिर जब अगला वीडियो हम लाएंगे ये नरेशन का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के WH क्वेश्चन का, उसमें और कुछ क्लियर होगा। उसके बाद एक और वीडियो देंगे जो हम बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स लाएंगे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाए और आप समझ जाए। अब देखिए इसको, तीसरा एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू माई सिस्टर। यहाँ से यहाँ तक तो कुछ आपको करना नहीं है, ये जो लिखा हुआ लिख देना, ये सिर्फ सेड को आस्क्ड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर आस्क्ड माई सिस्टर। ठीक है, सेड आस्क्ड हो गया, बाकी कोई चेंजिंग इसमें नहीं होता, इस पार्ट में कुछ ने चेंज नहीं करना है। कोमा इन्वर्टेड कोमा इसको हटाना है, इन्वर्टेड कोमा को,
इसकी जगह डैट ना लिख करके क्या लिखते हैं, इफ़ लिखे। अब देखिए ये विल यू हेल्प योर ब्रदर, क्या तुम अपने भाई की मदद करोगे। तो ये जो विल है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब आगे होता है इंट्रोगेटिव में। जब हम इंट्रोगेटिव प्रकार के सेंटेंस का नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होकर के इंट्रोगेटिव से असर्टिव हो जाता है। तो इसको असर्टिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये विल को यहाँ पे कर देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं, तो हो जाएगा यू विल हेल्प योर ब्रदर। और उसके बाद फिर असर्टिव सेंटेंस को जिस तरीके से नरेशन में इनडायरेक्ट करते हैं वैसे कर देना। तो क्या हो गया यहाँ पे, यू विल हेल्प योर ब्रदर। अब यू है सेकेंड पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन यहाँ पे माई सिस्टर है, तो माई सिस्टर के अनुसार आएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सी। ये बिल है, बिल चेंज हो जाता है वुड में। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो विल वुड हो जाता है, सेल शुड हो जाता है, कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है। ये विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड, सी वुड। हेल्प ही रहता है, जितने भी मॉडल होते हैं उसके साथ भी वन का ही इस्तेमाल होता है। तो हो जाएगा क्या, सी वुड हेल्प योर ब्रदर। योर फिर ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे माई सिस्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सिस्टर इसके अनुसार बदलेगा, माई सिस्टर है, ये भी थर्ड पर्सन है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि माई सिस्टर ये फर्स्ट पर्सन नहीं, ये थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर ब्रदर। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो कन्फ्यूजन है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये माई सिस्टर हर ब्रदर में कैसे चेंज हो गया। सबसे पहले ये देख लीजिए कि योर ब्रदर है, योर ब्रदर ये पॉजिटिव केस में है और ये सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन जब भी चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ माई सिस्टर है। माई सिस्टर अगर इसको हम यहाँ से हटाएं और इसकी जगह कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो माई सिस्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन, इसके जगह हम हर लिख सकते हैं। तो समझिए माई सिस्टर है यहाँ या फिर हर है, तो हर के अनुसार ही यहाँ पे चेंज हो करके आएगा। तो माई सिस्टर कोई लड़की है, थर्ड पर्सन जो सी का ही रूप है, और इसलिए यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव होगा सी का पॉजिटिव हर, तो इसलिए यहाँ पे आया हर ब्रदर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बार बार मैं वही बात दोहराता हूँ कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए क्या समझ में नहीं आया। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।